अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक बार फिर मुल्क के अंदर 28वीं तरमीम की बहस चल निकली है। बहुत सारे लोग यकीनी तौर पर यह समझते हैं कि 28वीं तरमीम हर सूरत में आएगी और ज़राए भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि दोनों बड़ी पार्टीज़ और मौजूदा रजीम के स्टेक होल्डर्स को मैसेज दे दिया गया है कि 28वीं तरमीम तो होनी है, हर हाल में होनी है। इस पर कोई हाँ करे या ना करे, कोई कुछ भी करे, ये तो होनी है। होगी कैसे और इसका मुसवदा कहाँ पे है, इस पे भी बात करेंगे। डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर मजबूत क्यों नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, इलेक्शन के अंदर रिगिंग का हर दफ़ा इल्ज़ाम क्यों लगता है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक दफ़ा फिर तलक कलामी हुई है, लड़ाई हुई है और ये खबर लीक हुई है। दोनों की गुफ्तगू लीक होने के दावे हो रहे हैं और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि नेतन्याहू कहते हैं कि ट्रंप को कि मेरा एजेंडा नामुकम्मल छोड़ के आप ईरान से सुलह करके वापस जाने वाले कौन होते हैं, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाईजान मुझे जाने दें। तो यहाँ पे बात रुकी हुई है। लबनान के ऊपर जो हमले इसराइल कर रहा था इसी सीज़ फायर की आड़ में, तो ईरान के शटअप कॉल देने के बाद, मुज़ाकरात को बाइकाट करने के बाद, रोकने के बाद उनकी धमकी काम कर गई और ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है, इसराइल को कहा कि फौरी फ़ौजें वापस बुलाएं, और फ़ौजें वापस बुलवा ली गई हैं। इस पे भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। और मेरे साथ जो आज रिस्पेक्टेड मेहमान मौजूद हैं, कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, बड़ी दो टोक और बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं। फरदोस शमीम नकवी, आपका PTI से ताल्लुक़ है और सीनियर रहनुमा है। आसिफ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ और सीनियर रहनुमा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब को भी आप जानते हैं, वो अस्करी मामला से हट के बड़ी विजडम के साथ और सलूशन बेस्ड हमेशा बात करते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब स्टूडियो के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं। आप द न्यूज़ के एडिटर हैं और सीनियर तजियाकार हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि पॉलिटिकल बात तो मैं पॉलिटिकल दोस्तों से करूंगा कि नवाज शरीफ साहब ने फिर कहा एक दफ़ा कि मुझे क्यों निकाला। ये सवाल तो आज के हालात में कितना वैलिड है और कितना इररिलेवेंट है, लेकिन आपसे जो है बात करनी है वो 28वीं तरमीम पे करनी है कि 28वीं तरमीम का एक दफ़ा फिर बहस हो रही है। कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ को बुरी लग रही है, लेकिन आइन जो होता है इंसानों के लिए होता है, ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो है नहीं। वक्त के साथ साथ इसको अपडेट करना, इसको तब्दील करना, इसको चेंज करना, इसमें अमेंडमेंट्स करना, आप समझते हैं कि ये ज़रूरत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, टॉपिक तो हमारा जो है 28वीं अमेंडमेंट के बारे में बड़े प्रोग्राम किए। आपने भी गुज़श्ता हफ्ते एक प्रोग्राम किया था जिसमें मेरी राय आपने ली थी, लेकिन असूली तौर पर अभी 28वीं अमेंडमेंट का जो मामला जो है वो डिले हो गया है, मौखर हो गया है, इसलिए कि बजट इजलास शुरू हो रहा है और बजट इजलास पहले 5 जून को हो रहा था, अब गालबन 7 या 8 जनवरी के 8 जून के बाद 10 जून के बाद होगा। ये पूरा महीना तो आपका बजट में निकल जाएगा। ऐसे ही इस अरसे में आमतौर पर रवायत है कि कानून साजी नहीं होती, बजट में दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। बजट इजलास में दूसरा बिजनेस हाँ। टेकअप नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल 28वीं अमेंडमेंट के बारे में जो काम हो रहा है, फार्मूला बन रहा है, तरीक़ेकार बन रहे हैं, उसके अंदरूनी तौर पर उसके क्या खतो खाल है वो सारे सामने आ चुके हैं। अब ज़ाहिर है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने ईरान अमेरिका की जंग में बड़ा अहम रोल अदा किया, अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी हम अपना गौर व खोज करें और उसको सही स्ट्रीम लाइन पर ले आएँ। उनके हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तमाम मीडिया में भी आ चुका है कि ये जो 18वीं अमेंडमेंट थी, इससे फेडरेशन कमज़ोर हुई है और इस लिहाज से उन्हें ख्याल ये आ रहा है कि हम इसके चंद महकमे जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अपना महकमा सेहत है, तालीम है, पॉपुलेशन प्लानिंग है, इस तरह NFC अवार्ड है, ये सारे जो हैं ये वापस जो है कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिए जाए। ये जो कंकरेंट लिस्ट थी हमारी, बेसिकली आइन 73 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसमें 34 महकमे थे कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन जब ये 18वीं अमेंडमेंट आई तो सब कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दी और सूबों के हवाले कर दी।
इस लिहाज से आप ये दोबारा उस पर चाहते हैं कि चंद अहम महकमे जो हैं ये वापस सूबाई महकमे से वफाक पे चले जाएं। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर जो इनकी मीटिंग हुई है, जो उनका रास्ता निकला है, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, महमूद का, अशरफ का, इनका, जरदारी साहब के ग्रुप का, उनका ये ख्याल ये है कि जी फिलहाल हमने 28वीं अमेंडमेंट में इसमें रखने डालने हैं, इसको कामयाब नहीं होने देना। और इसके लिए पहली बात उन्होंने ये की है कि जो इनके बजट इजलास में तो मामूली अक्सरियत में जो हाउस में बैठे होंगे कोई बजट पास कर सकते हैं, इसमें कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती। उनका ख्याल ये है कि 2/3 मेजोरिटी से बचने के लिए इन्होंने अपने एमएनए को कहा है कि आप अपने मुल्क से बाहर चले जाएं, कोई ताकि ज़ाहिर है बेशुमार लोगों की मीटिंग उनके पास पहुंची होती है, तो वो बच्चा के 2/3 मेजोरिटी का जो एक सरियानो बने वो ना बन सके। ये एक अच्छा, अंदरूनी इसमें तौर कमर की दिलशाद बात साहब, नहीं। कमर दिलशाद साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक हिस्सा है नए सूबे। आप क्या समझते हैं कि नए सूबों का बनना कितना जरूरी है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रहा है कि 28वीं अमेंडमेंट हो जानी है, या बजट जुलाई में देख ले या अगस्त में देख ले, इनका फैसला हो जाना है। और 28वीं अमेंडमेंट के बाद इन्होंने ये भी करना है कि तमाम इख्तियारात जो जाएंगे वफाक में, उसमें सूबों के बाद एक कराची और ग्वादर को भी इन्होंने एक फेडरल कैपिटल का हिस्सा बनाना है। ये पहले भी शुरू में भी ख्याल था कि ग्वादर जो है ये फेडरल टेरिटरी में आता है, ये किसी बलूचिस्तान का सूबे का हिस्सा नहीं है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने 7 अक्टूबर को 7 अप्रैल को तो 1958 में जो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे फिरोज खान नून ने सल्तनत अमान से खरीदा था 5 लाख पाउंड में। ठीक तो है। आप यकीन जाने कि पाकिस्तान के 5 लाख पाउंड में, और नेहरू ने लगाई थी कीमत 3 लाख पाउंड। वो लेकिन नेहरू की सुस्ती है, बाद में उसने बड़ा पिछताया भी, मैंने गलती कर बैठा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने 3 लाख पाउंड लगाया और पाकिस्तान ने 5 लाख पाउंड दिए। और ये 5 लाख पाउंड भी पाकिस्तान को आगा खान, सर सुल्तान है बंदे, सर सुल्तान आगा खान ने 5 लाख पाउंड पाकिस्तान को दिए थे। तो उन्होंने अमान को दिया और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पाकिस्तान का जजीरा बन गया और गेटवे बन गया। ये देखें हमारे सियासतदानों की विजन देखें आप, मलक फिरोज खानून। अब यहाँ आप ये छोटे मोटे लोगों को तो निशाने इम्तियाज दिए जा रहे हैं। एक मामूली एक टीवी के एंकर है सो दे दिया निशाने इम्तियाज, तो क्या इन्होंने मलक फिरोज खानून को निशाने पाकिस्तानी देना चाहिए था? देना चाहिए था, बिल्कुल क्या देना जरदारी चाहिए। साहब को, क्या जरदारी को, ये प्राइम मिनिस्टर को आपको इतनी बात आ रही थी आपको गवादर की वजह से मलक फिरोज खानून की खिदमात के तौर पर को निशाने पाकिस्तानी दिया जाता था? क्या खूबसूरत बात है, जबरदस्त बात है। बहुत अच्छी। हम बाहर से उठा के छोटे छोटे इन्वेस्टरों को ला के निशाने पाकिस्तान देते हैं। ब्रिगेडी साहब, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और नए सूबों के ऊपर आपने खासकर बताना है कि कितने ज़रूरी है इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर। और जो बात कंवर दिलशाद साहब कर रहे हैं, ये बड़ी दिल को लगने वाली और बड़ी तकलीफ दह बात है कि जो डिज़र्विंग हैं, आप तो यकीन करें जो डिज़र्व करते हैं वो अवार्ड इतने उसका हाल कर दिया है कि वो लेना नहीं चाहते, और जिनके पास मिले हुए हैं जो डिजर्विंग है वो इसको वापस करना चाहते हैं। ये हालत कर दी है अवार्ड्स की। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। तो आपको सबको सलाम। मुहतरम गेस्ट जो हैं, मैं ये कह दूं वालेकुम सलाम। कि की बात आई है तो मुझे वो भी दिन याद है जबकि उस वक्त के प्रेसिडेंट जरदारी साहब और ज़ाहिर बात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। मेरा ख्याल है 9 से 10 सेनेटर्स, एमएनए या वो जो पार्लियामेंटेरियन थे जो 18th अमेंडमेंट की कमेटी में थे, जो 8-9 महीने जिन्होंने बड़ा दरवाजे बंद करके काम किया था, उनको निशान इम्तियाज दिया गया था। और मैं आज आपको रिकॉर्ड पे ये बता रहा हूँ कि मुझे वो सेनेटर साहब जो हैं, एकदम मेरे ज़हन से भी उनका नाम निकल गया, जिनके अभी बेटे भी हैं अपना सेनेटर पार्लियामेंट में, वो बड़े सीनियर, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऑफर किया गया था लेकिन आई डिक्लाइन द निशान इम्तियाज के, मैं समझता हूँ कि मैं फिट नहीं हूँ कि इस 18वीं तरमीम के लिए मुझे आप निशान इम्तियाज दें। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें जो गवर्नेंस की मिस गवर्नेंस की सूरत हाल है तमाम सूबों में, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं हम कह सकते हैं कि जी वहाँ गवर्नेंस कम है, सिंध में तो मिस गवर्नेंस कम है तो पंजाब में ज्यादा नहीं। मैं समझता हूँ ओवरऑल सब में देखे ना, कहाँ केटी का ले तो वहां पे भी 50 अरब का कोहिस्तान वाला जो केस हो गया, नैब का सारे पैसे रिकवर किए जा रहे हैं। और खासकर अपना कराची के हवाले से
जो सिंध में मिस गवर्नेंस जो है वो सारी देखी जा रही है। सो ये जरूरी है कि मिस गवर्नेंस को खत्म करने के लिए, इनको ज्यादा गवर्नेबल बनाने के लिए ये सूबे जो है बिल्कुल नए बनने चाहिए। गो के बिल्कुल मैं समझता हूँ पंजाब में भी मुजाहमत होगी, क्योंकि कोई हुक्मरान खानदान नहीं चाहेगा कि जनाब मेरी जो पावर है वो डाइल्यूट हो और ये छोटे छोटे और सूबे बन जाए, चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में हो। और कराची तो जारी बात है, मैं जो अभी तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सिंध कार्ड हमें खेलना जो है वो नजर आना शुरू हो गया। तो देखिए बात ये है कि बिल्कुल ये 28th अमेंडमेंट में ये होना चाहिए नए सूबे। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो अभी ये अच्छी बात फ्लोट हो रही है, अब कंवर साहब इसको कंफर्म करते हैं ये नहीं कि ये भी उसमें एक एस्पेक्ट है अमंग्स्ट मेनी अदर एस्पेक्ट कि सूबे जो हैं वो भी अपने वो भी कंट्रीब्यूट करें जो डिफेंस बजट के लिए। और दूसरा, बिलावल साहब ने तो खुद कह दिया 3 दिन पहले कि जनाब बड़े लोगों की ये कोशिश है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे करप्ट प्रोग्राम मैं समझता हूँ, जिसमें खरबों रुपए हंड्रेड ऑफ बिलियन रुपीज जो है वो उसमें लगाए गए हैं। कितना लोगों को मिला है, कितना नहीं मिला, कितने बीच वाले लोग खा गए। और बिल्कुल BISP जो है सुबह को देना चाहिए कि अगर आप समझते हैं कि ये लोग डिजर्विंग है तो दे फिर उनको BISP, आप अपने फंड से ब्रिगेडियर साहब 600 अरब रुपए और अब पता नहीं 900 अरब रुपए, ये 600 अरब रुपए का मतलब है 600 फैक्ट्री लगती है, 1 अरब रुपए की एक फैक्ट्री लगाएं तो आप सोचें सर एक साल में 600 फैक्ट्री लगती है और 5 साल में 30,000 फैक्ट्री लगती है सर, 3,000। अब उस पे कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, कितना वहां पे बिजनेस जनरेट होगा, हम किस मॉडल पे जा रहे हैं? नकवी साहब आप क्या समझते हैं कि बजट भी सर के ऊपर है, 28वीं तरमीम की भी बात हो रही है, नए सूबों की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट मौजूदा बजट में कोई रिलीफ दे सकेगी? और नए सूबों के बारे में भी जरूर बताइएगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि 5 साल में कोई रिलीफ ना दे सके, वो अब इस साल क्या देंगे? जैसे 5 साल हो गए शहबाज शरीफ साहब को, सारों ने बिजली कम की है, आप रिलीफ क्या, उन्होंने बिजली तेल 200 रुपए महंगा करके 50 रुपए सस्ता नहीं किया जी। वो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं पहले 10 घूंसे लगाऊं और उसके बाद मांग के सॉरी कह दूं चोट तो लगी होगी, ठीक है ना, ये ऐसी मिसाल है। एनीवे मैं जो बात कह रहा हूं कि जो बुनियादी चीजें हैं जो आवाम को चाहिए वो क्या चाहिए? बाइंग पावर चाहिए जो कि आधी हो गई 2019 के मुकाबले में। जो आवाम को चाहिए वो नौकरियां चाहिए, नौकरियां जो हैं उसका फुकदान है। और जितना इस दफा की अगर अचीव हो गई वो डेवलपमेंट, तब भी जितने नौजवान नौकरियों के लिए आएंगे इस साल दाखिल होंगे 18 साल से उम्र में दादा वाले, उनको आधों को नौकरी मिलेगी, आधों को नौकरी नहीं मिलेगी। आपके अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है। आपकी जो लोगों की बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग आ गए उसकी भी तादाद 43 से बढ़ के इस वक्त फोरकास्ट के 46% पे चली जाएगी। बाकी आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका जो हाल है वो भी सबको पता है। देखिए टैक्सेशन के 3-4 बड़े बुनियादी असूल हैं। एक तो ये टैक्स लगा वो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हो लोगों को, दूसरा ये जो लोग हैं उनको नजर आना चाहिए कि जो टैक्स जमा हो रहा है वो उन्हीं के ऊपर लग रहा है। तीसरा बुनियादी असूल एक और भी है कि ये टैक्स बिला खतर और खौफ के सब पे बराबर लागू होता है। ये नहीं कि जो ताकतवर और अमीर है वो भाग जाए, वो अपनी लैंड क्रूजरें चलाए। चौथी चीज है, पाकिस्तान दुनिया के चंद वाहिद ममालिक में से 2 शायद और हैं जहाँ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स हो रही है, इनकम नहीं टैक्स हो रही। आपने ट्रांसपोर्ट में तो कोई टैक्स ना दे, रिटेल में तो कोई टैक्स ना दे, एग्रीकल्चर में तो कोई टैक्स ना दे या बहुत कम टैक्स दे। तो आपकी मुल्क की निज़ाम के अंदर इस वक्त कैश इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि टैक्स लगाना भी उसके ऊपर बहुत मुश्किल हुआ है जब तक हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ टैक्स नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अब आए तो सूबों के ऊपर। सूबों की बात जो है ना वो बड़ी खतरनाक बात है। पहली चीज तो ये कितने सूबे और किस बुनियाद पे, लिसानी बुनियाद पे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली होंगे। लेट्स से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली ले लेते हैं और पंजाब के 4 सूबे हो जाते हैं
तो जो इसका आयशा पाकिस्तान का फेडरलिज्म है वो कहाँ जाएगा? इस वक्त सेनेट में हर सूबे की बराबर की नुमाइंदगी है। अगर पंजाब के 4 सूबे कर दिए जाएंगे तो पंजाब के अगर उतने ही सेनेटर रखे जाएं तो 20 के बजाय 21 के बजाय 84 सेनेटर हो जाएंगे। छोटे सूबों का क्या हाल होगा? वो 4 सूबे मिल जाएंगे तो बाकी और खुदाफित हो जाएगा। अभी तो नकवी साहब खदशात हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तो कोई चीज सामने आई नहीं, इसको भी ज़ाहिर बैलेंस किया जाएगा। ऐसे थोड़ा होगा कि किसी के स्कोर पूरा पाकिस्तान कर दिया जाए। ये तो ऑलरेडी देखें, ऑलरेडी जो सुपरमेसी है कुछ सूबा किसी तरह किसी का बजट कुछ है, उसको थोड़ा मुतवाजन करने के लिए तो ये बात हो रही है। तो अगर फिर ऐसे ही होना है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर इसकी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है? आसिफ बाजवा साहब, आप क्या फरमाएंगे? बजट जिन हालात में आ रहा है, हुकूमत को रिलीफ देने की पोजीशन में है या आप रिलीफ दे रहे हैं नहीं दे रहे, और नए सूबों पे भी आप बता दें। और कमल दिलशाद साहब ने कहा है कि 28वीं तरमीम तो होनी है, उस पर कुछ ही करे कुछ यूँ करे, ये तो होनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जुल्फकार साहब कि पार्लियामेंट का ये हक है, प्रेरोगेटिव है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है। और कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो प्रोहिबिट करता हो कि आज के बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते। ठीक है। पार्लियामेंट का वजूद ही इसलिए है कि वो कानून सारी करें। ये इनका हक है, ये करना चाहेंगे जब ये जरूरी समझेंगे, मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, कानून के लिए, ये वो कर गुजरेंगे। और इसमें ये बातें कर देना, देखें हमने बहुत कुछ सीखा कुंवर दिलशाद साहब से, बहुत कुछ। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, जाती तौर पे मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा। लेकिन कभी कभी पता नहीं है, आज खुद अपने ख्यालात को कहीं ऐसे ले जाते हैं, ये जैसे पाकिस्तान के हैं ही नहीं, कहीं बाहर के मुल्क से आ गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी ये इस तरह सोचा जा रहा है, इस तरह होगा, इस तरह करेंगे। हालांकि पार्लियामान में या इक्तदार के हलकों में कहीं भी ना बैकडोर ना ओपन हाउस में कहीं बाजवा साहब अगर पॉलिटिशियन का ये रिकॉर्ड हो माजी में तो फिर वो ना इस तरह की बात करे, ना मैं करूं ना कोई और करे। हालत तो ये होती है कि वजीर कानून रात को वजीर कानून कहता है कि जी कौन सा मसवदा, कौन सी तरमीम, तो सुबह इजलास में वो मसवदा भी आ जाता है, तरमीम भी आ जाती है। तो उनके पास था ही नहीं। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी मेरे पास तो है ही नहीं। तो नहीं था ना, तो वो सैफ साहब कहते हैं उनके पास नहीं था, तो इसलिए माजी में ये होता रहा है। तो इसलिए कमल दिलशाद साहब बात कर रहे हैं। सैफ साहब जी गल कर रहे हैं ना मियां साहब, मैंने पता है तो काल साहब किधर इशारा कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं सर दूसरी तरफ। ये जो बात आप करते हैं ना कि जी असेंबलियां, ये नए सूबे या ये 4 सूबे या 5 सूबे या जो हाउस ऑफ सेनेट है उसमें अगर ये इतने सूबे बनेंगे, इतनी सीटें होगी, ये सब चीजें मुझसे बेहतर जानते हैं, ये मैनेज होगी और ये सब चीजें मैनेजेबल है। सबसे जो पहली कबाहत है ना जुल्फकार साहब, वो ये है कि अगर आपने किसी भी सूबे में ज्यादा सूबे बनाने हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगी। और एक बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुंवर दिलशाद साहब को पता होगा कि पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड गवाह है कि सबसे पहले पंजाब असेंबली ने मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ये करारदाद पास की थी कि हम नए सूबे बनाना चाहते हैं और बिलखसूस जो सूबा जनूबी पंजाब है वो हम बनाना चाहते हैं। पंजाब असेंबली ने बारीक सरीर से ये करारदाद पास की थी। अब कबाहत क्या है? कबाहत सर ये है कि जब आपने किसी एक सूबे को उसके ज्यादा सूबे बनाने हैं तो आपको सबसे पहले उस सूबे की असेंबली को डिसॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे बड़ा मसला है। और मैं किसी के ऊपर, कोई नकवी साहब बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। देखें, जब जनूबी पंजाब के MNA का एक ग्रुप जिनको लीड कर रहे थे रहीम यार खान से MNA और उनके साथी, और उन्होंने कहा था और इस बात का इकरार किया एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब ने भी और उस ग्रुप ने भी कि सबसे पहले 90 दिनों के अंदर अंदर हम सूबा नया बनाएंगे। इनकी हुकूमत 4 साल तक रही लेकिन कोई मूवमेंट ना कर सके, कोई करारदाद तक ना ला सके।
क्योंकि उनको पता था कि हमें डिसॉल्व करना पड़ेगी असेंबली, अच्छा। फिर जा करके ये होगा। चलो, ये तो मैं लीगल पॉइंट समझता हूं- आपने बाजवा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट आपने इसको रेज किया, इस पे भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।